आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रोसिस के बारे में। तो आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं जानते तो घबराइए मत, और अगर जानते हैं तो अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। ठीक है मैडम, जैसे हम आज बात कर रहे हैं एंडोमेट्रोसिस के बारे में, तो उसके बारे में बताइए होता क्या है। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नेम है, बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, तो होता क्या है ये? एक्चुअली आपने चूज़ किया है एंडोमेट्रियोसिस। मेरे को लगता है भी जितने भी सुनने वाले होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस को समझाने से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि ये समझाना ज़रूरी है कि इसके साथ सिम्टम्स क्या होते हैं। कि मरीज़ हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस लेके नहीं आता है, इन द सेंस इट्स नॉट अ सिम्टम हमें कहते हैं कि जैसे दर्द लेके आया हमारे पास। अच्छा, इसमें ऐसे होता है माहवारी आने से पहले और आने के बाद भी दर्द लड़कियों को या लेडीज़ को जिनको माहवारी आने शुरू हो जाती है उनको दर्द परसिस्टेंट ही रहता है। मतलब इट डज नॉट गो ऑफ। देखो, नॉर्मल जो आपको समझाने वाली बात है, नॉर्मल जो होता है मेंसेस होती है उसमें कुछ 1-2 दिन पहले 1-2 दिन दर्द रह सकता है, क्योंकि जब मेंसेस बाहर निकलते हैं वो खून की तरह होते हैं और खून जब छोटी सी होल में से निकलता है तो वो क्लॉटिंग हो जाती है, और क्लॉटिंग जब वो छोटी सी मोरी में से, सिंपल सी बातें, नहीं निकल पाता तो वो वहाँ से निकलने के लिए मोरी खुलती है, और जब खुलती है तो पेन होता है। इसमें क्या होता है कि ये तो नॉर्मल पेन है जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसका नाम होता है डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है कि ये वो दर्द तो रहेगी बट उसके बाद भी ये दर्द रहेगी, और उस मेंसेस आने से पहले भी ये दर्द तेज हो जाती है। एंड ये दर्द हमेशा बहुत सालों से लड़कियों को भी रह सकती है, लेडीज़ को भी रह सकती है। अब जो मरीज़ आता है वो इसी सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है, तो हम उसका फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं भी ये एंडोमेट्रोसिस है। ठीक है, जैसे लिसनर्स आप मैम ने बताया कि ये पीरियड से पहले और पीरियड के बाद हो सकती है, तो मैम इसके पीछे क्या कारण छुपा है? क्यों, जैसे आपने कारण तो एक्सप्लेन किया, और भी कोई कारण है इसके पीछे? एक्चुअली कारण इसका ये होता है, जो बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम है, जो लाइनिंग है, हम कहते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो हर एक माहवारी में शेड ऑफ हो जाती है। शेड ऑफ मतलब निकल जाती है जो मेंसेस बन के आते हैं, तो वही लाइनिंग जो होती है वो कहीं और अंदर बच्चेदानी के आसपास हो जाती है। जैसे छोटे छोटे दाने ट्यूब से निकलकर ट्यूब बच्चेदानी के पीछे या आगे या साइड में या ट्यूब के साइड में या एब्डोमेन मतलब पेट के नीचे बच्चेदानी के आसपास वहाँ कहीं फैल जाते हैं, और वो फैल के वहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि छोटे छोटे स्टार्स बन जाते हैं ना, जैसे स्टार्स होते हैं स्पेस में, स्टार्स बन जाते हैं, इसी तरह ही वो कुछ अंदर नीचे अंदर फैल जाते हैं। वो फैलने के लिए उसमें वो छोटे छोटे ऐसे रिश्ते हुए एंडोमेट्रियम के टुकड़े बन जाते हैं वहाँ पे, और वो जो कि माहवारी आने से पहले भी फूल जाते हैं, जो कि दर्द होती है, क्योंकि अंदर पेरिटोनियम होती है, लेयर सारी अंदर, जो जिस पेरिटोनियम में कुछ भी चीज़ डालोगे तो वो पेन होगी। तो ये एंडोमेट्रियम जो नॉर्मली ये यूट्रस के अंदर रहनी चाहिए, इन पेशेंट्स में वो बच्चेदानी के बाहर आने की वजह से ये अंदर छोटे छोटे तारों की तरह डेवलप, जो कि लाल लाल तारे होते हैं, और वो रिश्ते हैं। जैसे मेंसेस जब आते हैं वो रिश्ते हैं, जो मेंसेस में वैसे तो बच्चेदानी के अंदर होते हैं, तो रिश्ते बाहर आ जाते हैं, आपको पेन खत्म हो जाती है। इसमें होता है वो पेट के अंदर ही रिश्ते लग जाते हैं, जब खून अंदर रिश्ता है तो दर्द हो। मतलब जब हम अच्छी तरह से पीरियड्स नहीं आ पाते और मतलब वो कुछ टुकड़े या कुछ क्लॉट्स वहीं पे रह जाते हैं, तो उससे वो बच्चेदानी के ट्यूब से ना अब क्यों बाहर आ जाते हैं, क्यों सब में बाहर नहीं आते, क्यों 5% लोगों में ही बाहर आते हैं, ये थ्योरी है एक, कि ये पीछे को निकल के बाहर आ जाते हैं। कोई कहते हैं भी जेनेटिकली होते हैं, बट जेनेटिक थ्योरी इज लेस प्रेवलेंट, मोर इज की रिगर्जिटेशन बैक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि गुड़ 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 करके पीछे को आ जाते हैं। बट हाँ, सब में नहीं आते, कुछ % लोगों में ही आते हैं, तो उनमें ये एंडोमेट्रियोसिस की तरह प्रेजेंट होती है, जिसमें भी वो रिश्ते हैं तो वो पेन होती है। तो हम कहते हैं एंडोमेट्रियम के टुकड़े जगह 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 पड़े हुए हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस नाम दे देते हैं। तो मैम इसमें कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं? स्टेजेस तो ऐसे है ना, जब छोटी छोटी हैं तो छोटी छोटी स्टेज है, जब ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं और रिस के अंदर कलेक्शन हो जाती है, वो सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट सेकंड स्टेज हो गई, ठीक है, और सिस्ट बन के फूट गई
3rd स्टेज होगी, फूट के आसपास की जगह में और फैल गई, वो 4th स्टेज हो जाती है। मतलब जब छोटे छोटे आपने बताया टुकड़े बनते हैं तो 1st स्टेज होती है, फिर सिस्ट बनती है 2nd स्टेज, फिर आगे आगे हमारी स्टेज डेवलप होती रहती है। हाँ, फूट के, ये सिंपल लेमन लैंग्वेज में, नहीं तो हम ऐसे आपको डेफिनेशन की तरह बताएं कि स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, तो शायद मेरे को लगता है आपको समझ नहीं आएगी। बट सिंपल लेमन लैंग्वेज में जो हम रेडियो के माध्यम से समझा सकते हैं कि वो सिस्ट बन जाती है। जब तक सिस्ट बनती है उसमें सिस्ट के भी साइजेस होते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है, 8 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की है, उसमें उसके बाद फट भी जाती है। उसको हम जब फट के फिर जब वो आसपास फैल जाती है तो उसको हम फ्रोजन पेल्विस कह देते हैं, क्योंकि सारे पेल्विस में फैल जाती है, वो जम जाता है पेल्विस और सारे पेल्विस दर्द होने लग जाता है। इट इज वेरी बैड पेन, दर्द बहुत होती है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन, लो क्रॉनिक पेन, जो पेशेंट को किसी चीज से ना ठीक हो, इवन एंटीबायोटिक्स दे के भी ना ठीक हो, तो वो इसी वजह से होता है मोस्टली। तो बड़ा खतरनाक पेन है इसका, बहुत खतरनाक। तो मैम तकरीबन कितने पेशेंट्स आ जाते हैं, कितनी कॉमन है बीमारी? दो इट इज़ लेस कॉमन, ऐसी कॉमन नहीं है जैसे भी और बीमारी होंगी, बट स्टिल इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ क्रॉनिक पेल्विक पेन। 3 to 5% इंसिडेंस हो जाता है, तो पेशेंट्स को होते हैं। और लड़कियों को कुछ साल मेंसेस आने के बाद ये शुरू हो जाती है, तब थोड़ी थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। फिर कुछ को मैरिज होने के बाद फिर पता लगता है जब वो उनको बच्चा नहीं हो पाता, कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से वो एक अनदर फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, मेजर फैक्टर, जिससे कि माँ बच्चे को बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो जैसे इस फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे मैम, तो क्या कुछ कितनी एज की फीमेल ज़्यादा आती हैं? जैसे अपने 3 से 5% आती है, इतना कॉमन नहीं है, तो कितनी एज की फीमेल ज़्यादा आती हैं? देखो, आने को तो यंग लड़कियाँ, एडोलेसेंट भी आ जाती हैं जिनको काफ़ी सीवियर पेन होती है, पेन थोड़ी थोड़ी होती रहती है, नहीं ठीक होती है। बट 2 सीवियर केसेस तो रिप्रोडक्टिव एज के बाद ही आते हैं, जैसे 20 इनको ज़्यादा डिजीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है एंड दे कम, दे हैव बीन मैरिड बट दे आर हैविंग पेन थ्रू आउट द साइकिल विच इज़ नॉट रिलीव विद मेडिकेशंस। तो रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा ही होती है, जिसको कहते हैं आफ्टर 22-24। तो जैसे मैम ने बताया कि किसी भी एज की औरत को हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये रिप्रोडक्टिव एज के बाद ही होगी। हाँ, ये जो दूसरी बात है, मेंसेस आने जब हट जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है, मीनोपॉज के टाइम में ख़त्म हो जाती है, फिर नहीं होती है। तो मैम अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। आपने बताया कि दर्द तो है एक चीज़, और क्या इसके लक्षण है ताकि लड़कियां पहचान सकें? देखो, सबसे बड़ा लक्षण ही ये है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो कि किसी भी दर्द या किसी भी ट्रीटमेंट के बावजूद भी रहता है और इट परसिस्ट आफ्टर द मेंसेस एंड इवन इट इज़ प्रेजेंट बिफोर द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है इसका, और इससे ज़्यादा सिम्टम आप कहें कि इससे ज़्यादा सिम्टम नहीं होता। दिस इज़ द मोस्ट, जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, जो जिनकी मैरिज हो, तो वो कहेंगे हमें सेक्स करने में हमें बहुत दर्द फील होता है, तो दैट इज़ अनदर सिम्टम जिसको हम डिस्पैरियूनिया कहते हैं। डिस्पैरियूनिया इज इंग्लिश वर्ड और साइंटिफिक वर्ड, जिसमें कहते हैं सेक्स करने की टाइम काफ़ी दर्द होता है। तो दैट इज़ अनदर सिम्टम जिससे हम ये डायग्नोज करते हैं कि शी कैन बी हैविंग एंडोमेट्रियोसिस। बाकी तो हम उसको चेक करने से, हम जब पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो वी चेक द लोअर पार्ट ऑफ द जेनिटेलिया कि यूट्रस मोबाइल है कि नहीं है, और वो एस्पेक्ट्स की वो एड ऑन होते हैं कि हम देख लेते हैं कि हाँ वाकई इसको दर्द महसूस होता है। और पीछे नोड्यूल्स भी छोटे छोटे बने हो सकते हैं अंदर की तरफ, जो हमें बाहर से पीवी करने से पता लगे, जैसे छोले के दाने होते हैं, इस तरह के नोड्यूल्स फील हो सकते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, ये इट कैन बी, बट टू कंफर्म द डायग्नोसिस वी हैव टू डू डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। उसके बारे में जानते हैं मैम अभी। दर्द मतलब जो लक्षण हमें मेन पता चला है यहाँ से, दर्द, पेन सबसे बड़ा लक्षण है। पेन से ही अगर हम, जब हमें फ्रीक्वेंट पेन होती रहेगी, हम दिखाने जाएंगे तभी पता चलेगा कि ये बीमारी है कि नहीं। तो एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोस टेस्ट के बारे में आपने कुछ बताया, तो कुछ डिटेल में बताइए कितने टेस्ट होते हैं? देखो, एक तो पेशेंट इन लक्षणों से आएगा तो हम हाफ ऑफ अ डायग्नोसिस मेड फ्रॉम द सिम्टम्स इटसेल्फ, कि हाँ ये पेन से आ रहा है, ये नहीं ठीक हो रही है, डिस्पाइट गिविंग मेडिकेशंस, और आपने टेस्ट भी कराए हैं, दे आर ऑल गोइंग इन फेवर, कि आपने इन्फेक्शंस तो नहीं है, वो रूल आउट कर ले। और जी वो भी नहीं है तो सेकंड डायग्नोसिस है एंडोमेट्रियोसिस, दैट शी। उसके बाद साथ में आते कि वो जो मैरिड लेडी आती है वो होएगी, हमें आके कहेगी हमें बच्चा नहीं हो रहा,
डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स शी इज नॉट एबल टू कंसीव। सो ये अनदर सिम्टम है जिसको हमें डायग्नोसिस को हेल्प करता है कि हमें ये हो। फिर हमने इसको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस मतलब पक्का करना है तो हम दूरबीन वाला ऑपरेशन, छोटा सा दूरबीन डाल के, ऑपरेशन तो क्या दूरबीन डाल के पेट के अंदर झांक लेते हैं टू कंफर्म कि हाँ हमारा ये डायग्नोसिस बन रहा है तो यही है। तो अंदर जब डालते हैं दूरबीन तो अंदर पता लग जाता है, छोटे छोटे दाने आपको अंदर दूरबीन से दिख जाते हैं और दैट इज डायग्नोसिस। फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो अलग है। तो डायग्नोस तो सिंपल है, मतलब 2-3 टेस्ट है उसको करके पता चल जाता है। दूरबीन वाला हो गया, पहले हो गया, दूसरा हो गया, मतलब सिंपल टेस्ट है। अगर मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोगों को इससे कतराना नहीं चाहिए, हो सकते हैं टेस्ट आराम से। तो ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, मैं अपने ट्रीटमेंट की बात की, वो इलाज किस प्रकार से किया जाता है? देखो ट्रीटमेंट अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग जब ज़रूरत पड़ती है। अब लड़कियां आती हैं तो हम लड़कियों को तो हम जब डायग्नोज कर लेते हैं, चाहे दूरबीन ना भी डालो तो आजकल एक दूसरा है कि आप ट्रायल बेसिस पे कोई ड्रग डाल दो, जैसे ड्रग्स हमारे पास हैं 2-4, तो जो उससे रिलीफ हो जाता है सिम्टम्स को। मतलब आई डू इट मे नॉट बी कि सभी करते हूँ ऐसे, बट मेरे को होता है कि लड़कियों का काम है, दे विल नॉट वांट इंसिजन ऑन द स्टमक and if they feel relieved with that medication, so I give them that medication कि आप you pass on the time and it does not progress, at least it will remain there। जैसे Depo-Provera के इंजेक्शंस आते हैं, मैप्रेट की टैबलेट्स आते हैं, उससे डिजीज़ क्योर नहीं होती बट उतनी ही जरूर खड़ी रहती है। 2 की पहले मेडिकेशंस ऐसी भी आती थी जिससे डिजीज़ काफ़ी रिग्रेस भी करती थी बट उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे, इसलिए कम आजकल यूज़ करते हैं। तो बट जो अब मैरिड हैं और बच्चा लेना चाहती हैं, फिर उसमें हम जरूर देखते हैं भी कितनी साइज़ की एंडोमेट्रियोसिस हैं, कितना सिवियरिटी है, कितने कितने बड़े सिस्ट हैं। आपके 5 सेंटीमीटर से बड़े सिस्ट हैं तो फिर हमको ऑपरेट करना पड़ता है कि उसको एक बार इस सिस्ट तो ख़त्म कर दें, हम उसको निकाल दें, सिस्ट कैविटी को निकाल दें। उसके बाद हम यही मेडिसिन से ट्रीट करते हैं ताकि वो रिग्रेस हो जाए। फिर हम उसको अंडा बढ़ने के लिए दवाई सेपरेट देते हैं ताकि उसको बच्चा कंसीव हो जाए। तो कंसेप्शन रेट नॉर्मल 80% होती है, इसमें 30% ही होती है बट स्टिल इट्स देयर। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जैसे फ्रोजन पेल्विस है, फिर उसमें तो बच्चे होने की आस कम ही होती है। रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गॉड। तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इनफर्टिलिटी के बारे में क्या कितनी रिलेटेड है इससे। जैसे आपने बताया मेडिकेशन अगर फिर ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेशन, सर्जरी। तो सर्जरी इसकी मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड वाली है या आप 1 दिन की है या आपको रेस्ट कितना लेना पड़ता है? सर्जरी का क्या है? सर्जरी का तो वैसे आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई, जो पहले का ज़माना था उसमें हम 3rd और 4th स्टेज में ऑलमोस्ट सर्जरीज एडवाइस करते थे और करते भी थे। बिकॉज उसमें सर्जरीज में ऐसे होता है कि काफ़ी कुछ, जैसे आपको कैसे बम फटता है, अंदर बम छोटे छोटे फट के अंदर सब कुछ जुड़ा होता है। इंटेस्टाइन भी जुड़ जाती है, खाने वाली अंतड़ी भी जुड़ जाती है, वहाँ पर सब कुछ जुड़ा होता है। जब खोल के भी निकालोगे तो कितना निकलेगा और फिर वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट मच ऑफ मच हेल्प अदरवाइज। तो उसके अलावा भी आजकल मेडिसिन्स है जिससे वो रिसना बंद हो जाता है, डिजीज स्टैटिक हो जाती है। इफ नॉट क्योर्ड इट रिमेन स्टैटिक एंड यू कैन मेंटेन दैट पार्ट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में तो इतना करते हैं बिकॉज टिल शी कंसीव, इफ शी कंसीव्स, जे बच्चा इफ शी इज एबल टू कंसीव मतलब बच्चा ठहर जाता है तो दिस डिजीज रिग्रेसेस, बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो जैसे मैम आपने बताया मेडिकेशन का है, अगर कोई सर्जरी कराना चाहता है, कई लोग घबरा जाते हैं सर्जरी के नाम से ही कि पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो आपने बोला मेडिकेशंस भी होती हैं, बट फिर भी अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि सर्जरी करानी पड़े किसी को तो करते हैं हम लोग। तो मतलब उसमें क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की आपको कितने दिन का रेस्ट चाहिए? कितने? ऐसे नहीं, नॉर्मल सर्जरी की तरह ही होती हैं और उसमें जो वी रिमूव द अनवांटेड, जैसे सिस्ट है बस सिस्ट वाले पार्ट सारे रिमूव कर देते हैं वहाँ से। बिकॉज ये ना एक्चुअली जब तक ओवरीज रहती हैं, हार्मोन्स रहते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस चलता रहेगा। दैट ओवरीज वाला पार्ट है उसमें से हार्मोन्स बनते रहेंगे और साइक्लिकल जो सिस्टम बना हुआ हर एक महीने चलता रहेगा। सो वो रिश्ते रहेंगे हर एक महीने। दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी मंथ। हम सिस्ट निकाल भी देंगे, हो सकता है आगे साल को फिर बन जाए सिस्ट। सो वी आस्क द पेशेंट सिस्ट निकाल के फटाफट कंसीव करो। इफ शी इज एबल टू कंसीव फटाफट, तो प्रेगनेंसी तो सारा कुछ बिल्कुल मलाई की तरह ठीक हो जाता है, ठीक है। और उनको कहते हैं एक बार कंसीव कर लिया, आप फटाफट दूसरी बार कंसीव कर लो ताकि वो बढ़े ना डिजीज। अगर हम एक बार उसको रोक सकें तो जो कंसीव नहीं कर सकती वुमेन वो भी कर सकती हैं। तो मैम इनफर्टिलिटी का हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, तो जो एंडोमेट्रोसिस ये बीमारी है और कैंसर है, कैंसर का कोई रिस्क है इससे रिलेटेड?
It is very very rare, though it can occur, but because ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है तो तब तो एक कंसेप्शन है, उसको इनफर्टिलिटी है, दैट इज़ मतलब काफ़ी 50 to 60% इंसिडेंस है इनफर्टिलिटी का एंडोमेट्रियोसिस में, तो वो ही ज़्यादा कंसर्न होता है। तो कैंसर का कंसर्न हमें नहीं होता, वेरी रेयर होता है, मतलब बहुत कम चांस है कैंसर। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, कंसीव करने में शायद प्रॉब्लम आ जाए जिन लड़कियों की शादी हुई है, बट कैंसर का बहुत कम चांस होता है। कंसीव के बारे में तो हमने बहुत जान लिया कि जो औरतें इनफर्टाइल होती हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, मतलब उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मैम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उसके लिए मैम आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं इसमें एंडोमेट्रियोसिस में? सो एंडोमेट्रियोसिस में ऐसे है ना कि तो ट्रीटमेंट तो हमें मस्ट है, क्योंकि 2nd ग्रेड तक हम ट्रीटमेंट दे देंगे उसको। मेडिसिन पार्ट 3rd ग्रेड है, सिस्ट बड़े हैं और दैट हैज़ टू बी ऑपरेटेड, चाहे लेप्रोस्कोपी के लिए करो आप उसको, पहले मेडिसिन, सर्जरी से पहले भी मेडिसिन दे के फिर सर्जरी करके और फिर सर्जरी करने के बाद भी मेडिसिन दे देते ताकि वो बिल्कुल रिग्रेस कर जाए। सो सर्जरी हैज़ टू बी डन, फिर यू कंसीव कर पाती है। और जो लेटर स्टेज में हो, इफ़ शी इज़ कम्प्लीटेड फैमिली और उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है, उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो उसमें तो फिर हम हिस्टेक्टमी फॉलोड बाय ओवरीज भी रिमूव कर देते हैं। ओवरीज भी रिमूव, जब तक ओवरीज नहीं रिमूव करेंगे मतलब तब तक ये डिजीज़ नहीं ठीक होगी। सो वी ट्राइड कि आफ्टर द एज ऑफ 35 इफ शी इज़ कम्प्लीटेड द फैमिली तो हम ओवरीज रिमूव करते हैं इसकी। तो जैसे कि आपने देखा कि सर्जरी से आराम से लोग कंसीव कर सकते हैं, औरतें वो कंसीव कर सकती हैं जो नहीं कर पाती हैं इस बीमारी के कारण। मैम, हमने कैंसर की भी बात की, इनफर्टिलिटी की भी बात की, क्या कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है जो इससे रिलेटेड है, एंडोमेट्रोसिस से रिलेटेड है? और भी जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ तो मेन इनफर्टिलिटी, डिस्पारियूनिया और वेरी रेयरली कैंसर, दैट्स ऑल। इसके साथ बस इतना ही होता है। तो मैम, इसका परहेज़, इसको प्रिवेंट अगर करना है, जैसे आपने बताया दर्द तो होता ही है, बट फिर भी कुछ भी परहेज़ या खाने में या कुछ देखो, हमारे एलोपैथी के हिसाब से तो देयर इज़ नो नोन थिंग जिससे भी एंडोमेट्रियोसिस को परहेज से ठीक किया जा सके। आई डोंट नो अबाउट द आयुर्वेदिक पार्ट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। देयर इज़ नो नोन ट्रीटमेंट, ओनली द मेडिसिन पार्ट इज़ देयर जो हम दे सकते हैं। और मैम, डाइट का तो आपने बताया कोई रोल नहीं, तो एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं ऐसा कि आप, अगर हम बॉडी अपनी हेल्दी रखेंगे, कुछ ऐसा पार्ट भी नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन ही पार्ट प्ले करती है इसमें? मेडिसिन ही प्ले करती है, बिकॉज अंदर क्यों हो जाते हैं, हर एक के नहीं होते, कुछ लोगों के ही होते हैं, और उसके बाद प्रेगनेंसी भी करनी होती है, दैट इज़ द मेजर पार्ट। जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक हो जाते हैं। सो वी आस्क द पेशेंट टू कंसीव एज सून एज पॉसिबल। इनको फिर हम बहुत ज़्यादा लड़कियों को पता लग जाए तो वी डोंट एडवाइज देम टू गो फॉर लेट मैरिजेस। हम कहते हैं मैरिज जल्दी कर लो, ठीक है, और जब लेट मैरिज करते हैं तो काफ़ी चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस इज अ मेजर कॉज फॉर इनफर्टिलिटी एक्चुअली। फिर IVF वी गो फॉर IVF एक्चुअली। तो डॉक्टर, जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए फाइनल मैसेज एंडोमेट्रियोसिस के रिगार्डिंग तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि खुदा की बनाई हुई चीज़ है, जिसको देता है क्यों देता है, किसी को नहीं देता, बट इट इज़ देयर। जितना कुछ खुदा ने हमें दिमाग से बख्शा है उतना तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव person who has seen people with the large endometriotic cysts who were given, who had lost out all hope of having a child. They adopted a child and thereafter she conceived and she's having a second child. मतलब there I raise my hand, I give up everything, where God is willing to give you anything. किस तरह से वो अंडा ट्यूब में आके बच्चेदानी में आ जाता है ये भगवान नहीं जानते, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में ऐसे होता है कि सारी ट्यूब्स वगैरह सब ब्लॉक हो जाती है, ऐसे थोड़ा होते हैं, सब ऐसे हो जाती है। और दिस इज़ बियॉन्ड माई एक्सप्लेनेशन, इवन द साइंटिस्ट कांट एक्सप्लेन कि जिसको देने भी आए तो कैसे आए, जो भगवान करते हैं वो तो भगवान ही करते हैं। चल, तो दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर स्वपनजीत, जो कि 16 हॉस्पिटल की गायनी डिपार्टमेंट की हेड हैं और जो 25 सालों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। डॉक्टर, आपने इतनी कीमती टाइम टेबल से समय निकालने के लिए, हमें इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इट्स माई प्लेजर।